फ्रेंड्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। तो भाई हम वापस आ गए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। तो भाई हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे टॉपिक्स को आपके चैप्टर नंबर द मुगल एम्पायर, चैप्टर नंबर 4 है भाई हिस्ट्री की बुक से। तो भाई विदाउट एनी बतौला बाजी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक को। टॉपिक क्या है देखिए, द मुगल एम्पायर एंड 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। उसके बाद मुगल एम्पायर का क्या हशर हाल क्या हुआ वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। लास्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी इन मुगल एम्पायर लेड टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मुगल एम्पायर ये जो चला है, पूरा डायनेस्टी चला है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दाराशिको, बहुत लोग चले हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी डायनेस्टी शायद ही कहीं चली होगी। ये इतनी ज्यादा प्रॉस्परस प्रॉस्पेरिटीफुल इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलते थे, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को देखा जा रहा था, ठीक है। सो अकबर के वक्त पे आप जाते हैं इकोनॉमिकली, पैसों में, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक तरीके से कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को कैसे बोलेंगे, जैसे कि बहुत सारे मार्केट्स, अच्छी चीजें, आर्किटेक्चर, ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा था। बहुत एक अच्छा राज्य तैयार हो रहा था, ठीक है। बट इनइक्वालिटीज वर ग्लेयरिंग एज वेल। अब हर चीज एक अच्छी चल रही हो और उसमें कुछ खोट ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब होता ही होता है, मतलब होता नहीं है, मतलब 100 मार्क्स का पेपर आता है, पूरे 100 मार्क्स हम करके आते हैं 100 मार्क्स का, लेकिन आते कितने हैं, 97 98 ऐसे आ ही जाते हैं। तो थोड़ा बहुत दिल को दुखता है, समझो, होता है ऐसे। सो ग्लेयरिंग यानी कि थोड़ी बहुत इनइक्वालिटीज भी इनके रेन में झांकी जा रही थी। ओनली 445 मनसाबदार वेर ऑन द हायर रैंक आउट ऑफ 8000। 8 था, मैंने आपको जैसे बताया था कि इनका रैंक ग्रेडिंग सिस्टम चलता था। रैंक सैलरी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी को कोर्ट में सबसे हायर पोजीशन दी जाएगी। सो मनसबदार 8000 और उसमें से 445 मनसबदार ही सिर्फ हायर रैंक पे थे, बाकी सब नीचे थे। ये सब चीजें काफी दिख रही थी। ओनली 5.6% मनसबदार रिसीव्ड 61.5 ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर सैलरी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि 5.6% को ही रेवेन्यू रिसीव हुआ था। रेवेन्यू कलेक्शन का एक काम दिया गया था जिससे रेवेन्यू कलेक्शन हो रही थी और वो अपनी सैलरी निकाल रहा था और सोल्जर की सैलरी निकाल रहा था। अब एक बात आप सोचिए, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि एक मनसबदार है, ठीक है। मनसबदार आप जानते ही हैं, जो रूलर होता था उसकी सर्विस में रहता था हाजिर मनसबदार। कभी कभी बैटल में भी सर्व करने जाता था, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि मनसबदार कौन है। सो जो मनसबदार होता था, कितने सारे ये लोग हायर कर लेते थे। अब इनको जो राजा होता था वो सैलरी नहीं देता था, इनको अपनी सैलरी रेवेन्यू कलेक्शन से निकालनी पड़ती थी। रेवेन्यू कलेक्शन तो ये तभी करेंगे ना जब इनको एक लैंड दी जाएगी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो बहुत से मनसबदार को तो रेवेन्यू कलेक्शन का मौका ही नहीं मिलता था जिससे वो अपनी सैलरी को निकाल पाए और अपनी बाकी सोल्जर की सैलरी को भी निकाल पाए। सो ऐसा होता था। सिर्फ 61.5% मनसबदार को ही रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जगह दी जाती थी, जिससे तुम रेवेन्यू कलेक्शन करो, अपनी सैलरी निकाल लो, लेकिन बाकी लोग अपनी सैलरी से वंचित रह जाते थे। द मुगल एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड पीजेंट्स हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड सर्विसेज। अब बहुत बार ऐसा होता था कि जो मुगल दरबार में, जो मुगल सर्विस में काफी ज्यादा मुगलों को एक अच्छा गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस ही मिलती थी, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होते थे क्योंकि वो इतना ज्यादा गुड एंड सर्विस दे रहे हैं मुगल एम्पायर को, ठीक है। ऐसा भी होता था। बट दे वर नॉट गेटिंग एनी इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसे कि टूल्स एंड सप्लाईज, IE को दैट इज बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल देना है तो आप IE भी लगा सकते हैं, लिटरेचर टर्म है, बहुत अच्छा लगता है इससे आंसर, ठीक है। मैंने स्कूल डेज में यूज किया था, तो यू कैन ऑल्सो यूज इट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पीजेंट्स और आर्टिसंस कौन होते हैं, बहुत अलग अलग चीजें, क्राफ्ट प्रोडक्शन करते हैं, कारीगरी करते हैं, उनको आर्टिसंस बोला जाता है। सो आर्टिसन और पीजेंट्स को गुड एंड सर्विस जो देते थे वो मुगल एम्पायर को, उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, काफी प्रेजिंग मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको इन्वेस्टमेंट मिलती थी। इन्वेस्टमेंट यानी कि उनको अच्छे टूल नहीं दिए जाते थे, अच्छे सप्लाई नहीं दिए जाते थे, खाद हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मैन्युअल, ये सब उनको तब प्रोवाइड नहीं करा जाता था जिससे वो और एग्रीकल्चर बढ़ा पाए, अच्छा कर पाए। तो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं दी जाती थी इतनी।
ठीक है। प्रॉफिट वाज टेकन बाय द वेल्थी पीजेंट्स एंड मर्चेंट बैंकर्स। यही बात है कि छोटे छोटे पीजेंट्स होते थे, चरवाहा होते थे, पैस्टोरलिस्ट, इन सबको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता था। बड़े बड़े अमीर पीजेंट्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार, मर्चेंट, बैंकर्स, ये सब पैसा खा रहे होते थे इन लोगों का। ठीक है, अभी ये बताया गया है। साथ ही साथ नो इन्वेस्टमेंट वेयर प्रोवाइडेड टू माइनर पीजेंट। जो बहुत छोटे छोटे पीजेंट होते थे, उनको अपनी खेत को और उपजाऊ और उज्जवल बनाने के लिए खाद पदार्थ, फर्टिलाइजर, अलग अलग इक्विपमेंट, ये सब चाहिए होते थे, लेकिन ये प्रोवाइड उनको नहीं करे जाते थे। ठीक है, सो ये देखने मिला है, इनइक्वालिटी देखने मिली है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी कमियां थी मुगल एम्पायर के वक्त पे। मुगल एलाइट गॉट इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो बेसिकली यही हो रहा था कि जो बड़े बड़े मुगल एलाइट थे, बहुत सारे रिच बैंकर्स, रिच पीजेंट्स, रिच नोबल्स जो थे, सिर्फ उन्हीं को मुनाफा हो रहा था, छोटे छोटे लोगों को काफी कम बेनिफिट पहुंच रहे थे। दे बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल इन द लेट 17th सेंचुरी के वक्त पे। ये नोबल एलाइट, जिनके पास ढेरों अमाउंट ऑफ पैसा था, आर्मी थी, इनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था और ये अपनी ही एक पावरफुल आर्मी बना ले रहे थे, खुद भी पावरफुल हो जा रहे थे। आफ्टर मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जब मुगल एम्पायर खत्म होने को आ गई, दे इमर्ज विद पावरफुल सेंटर्स। और ये धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर के अंडर ही काम करते थे और खुद को पावरफुल बना रहे थे, ये धीरे धीरे करके ऊंचे होते गए और अपना सेंटर बनाते गए। ठीक है, होते गए। भाई मेरी क्या करे एक्सेंट। So they created new dynasties, held command in Hyderabad and Awadh province. धीरे धीरे करके जब मुगल डिक्लाइन में आ गया मुगल एम्पायर, तो इन लोगों ने कमांड ले ली। ये अवध पे शासन करने लग गए, हैदराबाद में शासन करने लगे, अपने अपने अलग अलग प्रांतों में अपनी आर्मी बनाने लग गए। ठीक है, एलाइट कौन होते हैं देख लीजिए। एलाइट पावरफुल वेल्थी पीपल होते हैं। भाई मैं एलाइट कौन दिखता है, कौन दिखता है मेरे को बताना। सो भाई इस पे तो काफी ज्यादा सीरियल भी चल रहे हैं। सो एलाइट कौन होते हैं? पावरफुल वेल्दी पीपल को एलाइट बोला जाता है। मुगल एम्पायर के अंडर जो थे, और ये धीरे धीरे करके जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन में चला गया, अपनी एक अलग ही पावरफुल आर्मी एंड पैसों के साथ इन्होंने प्रोविंसेस पर राज करना स्टार्ट कर दिया था। Many provinces under Mughal Empire became independent and got their own identity. जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन में चल गया, तो बहुत से प्रांत इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत से प्रांतों को स्वराज मिल गया और अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिल गई। जैसे कि अवध ले लीजिए, अवधवाद में स्वराज मिल गया था उसको। हैदराबाद हो गया, ठीक है। सो हैदराबाद और अवध पे ये मुगल एलाइट्स का भी शासन था। ठीक है, साथ साथ से बहुत सी जगह थी जो इंडिपेंडेंट हो गए थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। ठीक है, आई थिंक हमने पूरे चैप्टर ही खत्म कर दिया। सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है गाइस, एंड बहुत ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप नीचे लिखना। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो आप लोग भी, एंड हम लोग भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। सो इफ यू अप्रिशिएटेड इट, सो प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ evidyarthi.in पे जाइए, कोई भी दिक्कत हो, evidyarthi इज ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड मैं तो हूँ ऑब्वियसली। सो चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर एक नया वापस से लेके आऊँगी, इतनी जल्दी अलविदा नहीं करने वाले। फिर से मिलते हैं विद अनदर चैप्टर और क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए आप स्टे फिट, ध्यान रखिए अपना, एंड बाय बाय, बाय।